बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त हो चला है बहस जरूरी है का, जहां आज हम बात करेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी में भर्तियों को लेकर उठे उस बड़े विवाद की जिसने प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। तो देखिए, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे एचपीएससी की भर्तियों को लेकर, हरियाणा में छिड़े सियासी संग्राम को लेकर। कांग्रेस और इनेलो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है। पंचकुला में विरोध प्रदर्शन हुए, एचपीएससी पर सवाल उठे और विपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उस पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ देखिए, सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। इधर आज शिक्षा मंत्री ने यह साफ कहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि एचपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएचएससी स्वतः संस्थाएं हैं और अपने नियमों के अनुसार कार्य करती हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि एचपीएससी में हरियाणवियों पर जो बवाल है या फिर ये सिर्फ सियासी सवाल बन चुका है। बहस जरूरी है में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में एचपीएससी की भर्तियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रदेश के युवाओं के साथ सरकारी नौकरियों में भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस और इनेलो का दावा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की कई भर्तियों में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को ज्यादा मौका मिला, जबकि हरियाणा के योग्य युवा पीछे रह गए। मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी को लिख के भी भेजूंगा और भाई कभी टकरा गया हमने सामने हो गए तो ये बात उनसे व्यक्तिगत रूप से भी कहूंगा कि लोगों की भावनाओं को आपको सम्मान करना चाहिए। कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका। कांग्रेस भी लगातार एचपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि दूसरे प्रदेशों के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। एचपीएससी भर्ती पर हरियाणा में बवाल, बाहरी युवाओं को तरजीह के आरोप, कांग्रेस और इनेलो का विरोध प्रदर्शन, ग्रुप ए और ग्रुप बी भर्ती पर सवाल, हरियाणा के युवाओं के भविष्य का मुद्दा, भर्ती प्रक्रिया पर पारदर्शिता में बहस, सरकार ने आरोपों को बताया राजनीतिक। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इनेलो भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। पंचकुला में एचपीएससी कार्यालय के बाहर इनेलो ने जोरदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा कि एचपीएससी का चेयरमैन बिहार से लाया गया है, जिसने बाहर के लोगों के ज्यादा नंबर लगाए। एचपीएससी की भर्तियों में बाहरी लोग ज्यादा हैं हरियाणवी युवाओं के मुकाबले। जब से हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, इन्होंने आरएसएस के लोगों को ला करके यहाँ घुसपैठ कराई है, नौकरियों में भी कराई है और सरकारी कामकाज में दखल के लिए भी लोग लगाए हैं, जो अलग अलग स्टेटों से हैं, जिनका हरियाणा प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले उन लोगों को निकाला जाए जिनके डोमिसाइल बाहर के हैं। इसका मतलब लोग भाजपा की नीतियों से परेशान हैं। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि एचपीएससी ने विकास और पंचायत विभाग में एसडीई सिविल की भर्ती में सामान्य वर्ग के 48 पदों में से अन्य प्रदेशों के 19 अभ्यर्थियों का चयन किया। इससे पहले दिसंबर 2023 में सरकार ने 7 बीडीपीओ भर्ती किए, जिसमें से 4 गैर हरियाणवी थे, यानी कि आधे से ज्यादा हरियाणा के बाहर के थे। फरवरी 2021 में हुई एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती, जिसमें 77 बाहर के थे जबकि 22 हरियाणा के थे। एचपीएससी में क्यों उठ रहे सवाल, भर्ती परीक्षाओं पर लगातार विवाद, विपक्ष ने पारदर्शिता पर उठाए सवाल, हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया रद्द की, युवाओं में बढ़ती नाराजगी का दावा, बेरोजगारी को लेकर सरकार का घेराव, सरकार ने आरोपों को नकारा। इधर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने इस मुद्दे पर कहा है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग एचएचएससी स्वतः संस्थाएं हैं और अपने नियमों के अनुसार कार्य करती हैं। यदि कहीं कोई गलती होती है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन बिना कारण सवाल उठाना गलत है। कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके नेताओं के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए नाप शनाप बात करना, वो लोगों को झूठ बोलना, बरगलाना, ये बिल्कुल गलत है।
अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एचपीएससी में वास्तव में हरियाणा के युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है या विपक्ष आने वाले राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस मुद्दे को हवा दे रहा है, क्योंकि नौकरी, बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य हरियाणा की राजनीति में हमेशा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। फिलहाल एचपीएससी की भर्तियों को लेकर छिड़ा ये विवाद अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष सरकार को युवाओं के मुद्दे पर घेर रहा है तो सरकार खुद को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का पक्षधर बता रही है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि हरियाणा के युवा आखिर किस पर भरोसा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और चर्चा पर जाने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल देखिए ये भी उठ रहा है कि क्या एचपीएससी में हरियाणवी को उपेक्षित माना जा रहा है? उपेक्षित है। सवाल ये कि क्या युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, और इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या एचपीएससी विवाद राजनीतिक हथियार बन गया है। ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस चर्चा में हम उठाएंगे और जवाब तराशेंगे कि क्या एचपीएससी में हरियाणवी उपेक्षित है, उपेक्षित माना जा रहा है हरियाणवी युवाओं को। सवाल ये भी कि क्या युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, और सवाल ये भी कि क्या एचपीएससी विवाद राजनीतिक हथियार बन गया है। इसी सवाल और इसी मुद्दे पर आगे की बहस करेंगे और आगे की चर्चा में समझेंगे कि जिस तरह से एचपीएससी को लेकर इस वक्त घिराव हो रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के अपने आरोप है, सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है। ऐसे में अब आगे का भविष्य क्या रहेगा, क्योंकि देखिए एचपीएससी का घेराव करना, एचपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देखिए विपक्ष हाल फिलहाल के अगर बीते कुछ महीनों की अगर हम बात करें तो इस मुद्दे पर सवाल उठाता रहा है और सरकार अपने तथ्य दे रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी जा रही हैं। विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, लेकिन इधर विपक्ष का कहना है कि कोई इस जो भर्तियां हैं उसमें हरियाणा के जो युवा हैं उन्हें तरजीह नहीं दी जा रही है, बजाय दूसरे राज्यों के युवाओं को भर्ती किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। एचपीएससी का कहना है कि उनकी ओर से जो नियम बनाए गए हैं, मानक तय किए गए हैं, वो कुछ उस अनुसार किए गए हैं। क्राइटेरिया कुछ ऐसा सेट किया गया है जिसके जरिए वो योग्य युवाओं को लें। अब इसी बात पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या हरियाणा के युवा योग्य नहीं है, क्या हरियाणा के युवाओं को योग्य नहीं माना जा रहा है, इसलिए इस तरह के जो मापदंड है वो बनाए गए हैं जिससे हरियाणा के युवा प्रदेश की जो सर्विस होती है एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस सर्विस कमीशन में अपने ही राज्य के युवा ना हो, उनकी भर्तियां ना हो। क्या ऐसी कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है एचपीएससी की ओर से? इधर एचपीएससी के जो चेयरमैन हैं हिम्मत सिंह, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि दूसरे राज्य के व्यक्ति जो एचपीएससी के चेयरमैन बने बैठे हैं उनकी वजह से, उनकी माइंडसेट की वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ आखिर क्या हरियाणवी युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस और इनेलो दोनों ही सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। एचपीएससी भर्ती पर हरियाणा में इस वक्त कहें तो जमकर बवाल हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार भी अपना पक्ष रख रही है। शिक्षा मंत्री ने भी इस चीज़ को लेकर स्पष्ट किया है कि जो पूरी कार्यप्रणाली चल रही है, जो स्वतः संस्थाएं हैं ये, और अपने अपने तरीके से ये संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे में आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एचपीएससी को लेकर छिड़ा ये विवाद ये पूरी तरह से जो राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष सरकार को युवाओं के मुद्दे पर घेर रही है तो सरकार खुद को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का पक्षधर बता रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या हरियाणा के युवाओं का भविष्य होगा, और आखिर हरियाणा के युवा किस पर भरोसा करें, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। और इसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या एचपीएससी में वास्तव में हरियाणा के युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर इसे राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए
इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, क्योंकि नौकरी, बेरोजगारी और युवाओं का भविष्य ये हरियाणा की राजनीति में हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। और एक बार फिर से इस मुद्दे पर हम देख रहे हैं जमकर सियासत देखने को मिल रही है। ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है ये क्या रंग लेता है, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए इस पूरे मामले पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से सियासत हो रही है, किस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं, ये सभी के सामने स्पष्ट है। सरकार का कहना है कि बिना पर्ची बिना खर्चे के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन विपक्ष बिना पर्ची बिना खर्चे को सिर्फ एक नारा बता रहा है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। नवीन केडिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और सुदेश ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी से। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में मैं बहुत स्वागत करती हूँ। नवीन केडिया जी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि सरकार एक तरफ बिना पर्ची बिना खर्चे का जो नारा दे रही है, आप लोग इसे एक नारा एक तरह से कहें कि महज नारे तक सीमित रहने वाला, आप इसे एक मूल मंत्र कहें, बता रहे हैं। अब ये दिशा और दशा हरियाणा की युवाओं की तय होनी है इस आंदोलन से, इस विरोध से, कि आने वाले समय में हरियाणा के युवाओं का भविष्य क्या होगा। क्या आप लोग आधार बना रहे हैं अपने विरोध का, और क्या जनाधार आपको नतीजों के तौर पर देखने को मिल रहा है? दीपिका जी नमस्कार। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट साथियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरा नमस्कार। विषय आज का जो विषय है वो केवल नौकरियों का विषय नहीं, हरियाणा केवल बाहर के और हरियाणा के बच्चों का भविष्य नहीं, ये लेकर नौकरियों को लेकर के वाद विवाद की बात नहीं है। ये हमारे हरियाणा के बच्चों के साथ जो जातियां हो रही है उसको लेकर के ये विषय आप लोगों के समक्ष आप लोगों ने उठाया। बड़ी अच्छी बात है कि आपने नौजवानों की बात को आवाज दी और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगर ये लोग जिस तरीके से बात रख रहे हैं, भी कांग्रेस, अभी सीएम साहब ने भी कहा भी ये एचपीएससी की प्रक्रिया है और उसके तहत ये सारे काम होते हैं, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हर प्रदेश के अंदर वो एक बाहर के बच्चों की एक सीमा तय करते हैं 10%, 15%, हरियाणा में क्यों नहीं? क्या हरियाणा के अंदर चयन प्रक्रिया का चेयरमैन, क्या हरियाणा के अंदर ऐसा कोई भी काबिल आदमी नहीं कि उसका चेयरमैन बनाया जाए हरियाणा का? बच्चे मांग क्या कर रहे हैं? पारदर्शिता की ये और क्या मांग कर रहे हैं बच्चे? बच्चों को मन में अविश्वास क्यों पैदा हो रहा है? उस अविश्वास का कारण क्या है कि बार बार हाई कोर्ट के अंदर जाना, पेपरों का लीक होना, पेपरों रिजल्ट का लेट आना, प्रक्रिया का कैंसिल होना, ये सब अविश्वास के कारण हैं। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो अभी आपने भी बताया कि 77 एसडीओ बिजली बोर्ड के लगते बाहर के और भाई हमारे पंजाबी के, आप ये देखो 10 में से 9 बच्चे बाहर के, पंजाबी के और बाहर के भी कहां के, राजस्थान के, दिल्ली के, पंजाब के हो तो भी समझ में आ जाए। 10 में से 9 बाहर के, 48 में से 19 आपने बताए, 4 में से 7 डीपीओ अपने बीडीओ जो है, टीडीपीओ 7 हरियाणा के तो 4 बाहर के। इसका मतलब क्या हुआ कि हरियाणा के बच्चों को के जुम्मे केवल मात्र पीएम की और क्लर्कों की पोस्टें रहेगी। आप सब तो बाहर से ले आएंगे हमारे ऊपर राज करने के लिए, हमारे बच्चे तो काबिल ही नहीं है। जबकि जो भी भारतीय नौकरियां निकलती हैं, हरियाणा का बच्चा टॉप करता है। आप उनके डाटा उठा करके देखो कि आधे से ज्यादा नौकरियों पे हमारे बच्चों का कब्जा है। और फिर इनका आज एक बड़ा, मेरी बेटी है वो भी एमसीए कर रही है, और मुझे कह रही थी पापा सुप्रीम कोर्ट के जज और राज्यसभा के एक सदस्य ने जिन बच्चों ने आवाज उठाई है उन बच्चों को वो कोकरेच कहते हैं। इनकी भावनाएं देखो,
कि हरियाणा के बच्चों को ये कोकरेच है, नौजवानों को कि ये कोकरेच है। नहीं सर, वो मैटर तो हरियाणा के युवाओं का तक सीमित नहीं था। यहाँ मैं पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का है, राज्यसभा के सदस्य। हाँ, वो मैटर हरियाणा के युवाओं का बस नहीं है। मैं वैसे बता रहा हूँ इनकी बच्चों के प्रति भाव क्या है। हम तो चलो हरियाणा की बात कर रहे हैं, भी इनके राज्यसभा का। और वो मुझे कह रही थी बड़े अचंभे से, पापा सुप्रीम कोर्ट के जज थे। मुझे तो जानकारी थी, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज और राज्यसभा के सदस्य ये कहते हैं बच्चों को, ये इनके विचार हैं बच्चों के प्रति। और बोले भी बच्चों ने एक कोकरेज पार्टी बना ली अपनी, और एक दिन में 10 करोड़ से ज्यादा उस पोस्ट को लोगों ने देखा है, और 6.5 लाख के आसपास उसके मेंबर बन गए हैं। ये हालात है इन लोगों के प्रति, बच्चों में जो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ चुकी है, और इन लोगों के मन में भी बच्चों के प्रति नेगेटिविटी आ गई है। कांग्रेस पार्टी बड़ी सिंपल सी मांग करती है। आप कहते हो कि प्रक्रिया में कोई धांधलेबाजी नहीं है, प्रक्रिया में बिल्कुल साफ सुथरी है। हम कहते हैं आप इसकी निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से हाईकोर्ट के किसी जज के नेतृत्व में आप इसकी जांच करवाइए, पहली मांग। दूसरी मांग हम ये कहते हैं कि आपने 12 साल में, आप कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ते हो हर बात, 12 साल के अंदर जितनी आपने A क्लास और B क्लास की नौकरियां लगाई हैं, उन पर एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि उनके बच्चों के एड्रेस क्या है, वो बच्चे हैं कहाँ के। तो उससे अपने आप आपका जो ये ढिढोरा पीट रहे हो, जो हम कह रहे हैं, हमें भी शर्म आएगी। अगर हम जो कुछ कह रहे हैं वो गलत कह रहे तो आप एक श्वेत पत्र जारी कर दो। क्यों बहस कर रहे हो? क्यों आप हमें झूठा कह रहे हो? क्यों अपने आप को सच्चा कहने की बात कर रहे हो? एक श्वेत पत्र जारी कर दो, बच्चों भी शांत हो जाएंगे। और राजनीतिक पार्टियां जो आपको बदनाम कर रही है, कांग्रेस पार्टी आपको बदनाम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी तो सिंपल सी मांग कर रही है, एक श्वेत पत्र जारी करो, पता लग जाएगा कि तुम झूठे हो कि हम झूठे हैं। क्योंकि झूठ का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी के पास है। जैसे भविष्य नाम ले दो तो गद्दारी का नाम आता है ना, वैसे ही मोदी जी का नाम ले दो तो ये आता है भी झूठ की पांड है। चलिए ठीक है, तो मैं लौटती हूँ आपके पास में। आपके पॉइंट नोट डाउन किए, और अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे। सुभाष छपरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका भी। विजेंद्र रेड्डी जी आपके पास आऊंगी। इनेलो भी बड़े मुखर होकर प्रदेश के युवाओं के हित में आवाज उठा रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आपकी क्या मांगे हैं? दीपिका जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला इनेलो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपनी पूरी टीम के साथ युवाओं के साथ खड़े हैं, और उसी कड़ी में हमने सरकार को चेताने का काम किया। HPSC कार्यालय के ऊपर जो हमने प्रदर्शन करके महामहिम के नाम जो हमने ज्ञापन सौंपा, उसमें हमने ये मांग की गई कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ जो ये धोखाबाजी हो रही है, जो उनकी अनदेखी हो रही है, उसको आप दूर करवाने का काम करें। आपके क्वेश्चन थे दीपिका जी, क्या हरियाणा का युवा उपेक्षित हो रहा है? 100% उपेक्षित किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। हरियाणा का युवा उपेक्षित है। दूसरा प्रश्न था, क्या हरियाणा के युवा के साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल, हम इसको सेकंड करते हैं, हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और तीसरा आपका प्रश्न था, क्या इसमें कोई राजनीति हो रही है? इसमें कोई राजनीति नहीं है, न कांग्रेस राजनीति कर रही, न इनेलो पार्टी राजनीति कर रही है। हम केवल युवाओं की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, इसकी आवाज हम उठाने का काम कर रहे हैं। और आवाज क्यों उठा रहे हैं? सबसे पहला, जो भर्ती करने वाला अधिकारी है वो बाहर का क्यों है? क्या हमारे 2.5 करोड़ की जनसंख्या में कोई ऐसा व्यक्ति योग्य नहीं है जिसको यूपीएससी का चेयरमैन की जिम्मेवारी दी जा सके, जो हमारे रीति रिवाज को समझता हो, जो हमारी भाषा को समझता हो, जो हमारे युवाओं को की समझ रखता हो? ऐसे व्यक्ति को न लगा करके बाहर के व्यक्ति को यहाँ का चेयरमैन बनाना, जो कि युवाओं का ही मजाक उड़ाता है, हमारी यूनिवर्सिटी का मजाक उड़ाता है, हमारे प्रोफेसरों का मजाक उड़ाता है कि यहाँ तो किसी को किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं है, तो फिर भी हरियाणा प्रदेश की सरकार ऐसे व्यक्ति को यहाँ चेयरमैन की गद्दी पर बिठा रखा है। तो इससे साफ लगता है कि हरियाणा सरकार की नीयत ये है
कि वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उपेक्षित करके रखे। हम दीपिका जी बाहर के युवा हरियाणा में लगे, हम इसके विरोधी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है, कोई कहीं मेरिट में जाए और लगे, लेकिन हरियाणा के युवाओं को मेरिट में ही दबाया जाता है। नंबर 1, इंटरव्यू में प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो बच्चे 3-3, 4-4 पीएचडी कर रहे हैं, उसको एसकेटी के नाम से उनको फेल किया जाता है। एक ऐसा बच्चा जिसने नेट क्वालिफाई किया, 2-2, 3-3 पीएचडी कर लिए, और वो यहाँ एसकेटी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में उसको फेल दिखाया जाता है, वो अपने विषय में 35% नंबर नहीं ले पाता। हमें इसके ऊपर शक है, डाउट है कि उसको जानबूझ करके फेल किया जाता है, वो फेल नहीं होते। इस बात की हम आवाज उठा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश का युवा जो है वो यूपीएससी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पूरे हिंदुस्तान का जहां कंपटीशन होता है, वहां हमारे प्रदेश के युवाओं की धाक है। हर पेपर में हरियाणा का युवा बढ़ चढ़ करके आगे आता है और मेरिट लिस्ट में आता है और बड़े शानदार रैंक हासिल करता है। लेकिन एचपीएससी में हमारा युवा नकारा क्यों होता जा रहा है? इसलिए हमारे को डाउट पैदा होता है कि ये सरकार हरियाणा के युवाओं को उपेक्षित कर रही है, और वो भी जानबूझ करके कर रही है। दीपिका जी, हमारे को डाउट है कि ये जो 48 में से 20-20 बाहर के, 80 में से 78 बाहर के सिलेक्शन होते हैं, आखिर उनमें ऐसी क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है? क्या हरियाणा प्रदेश मानते हैं कि 12 साल के शासन में हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन का बिल्कुल भट्ठा बिठा दिया, यहाँ की जो नौजवान आगे आ ही नहीं सकते, या फिर उनके साथ की जा रही है? सरकार एक बात तो माने, एक बात या तो ये मान ले कि भाई हमारे प्रदेश की शिक्षा को हम संभाल नहीं पाए और हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर निम्न हो गया है, गिर गया है शिक्षा का स्तर, इसलिए हमारे विद्यार्थियों का चयन नहीं हो रहा है। या फिर ये माने शिक्षा हमारी दुरुस्त है, तो हम जानबूझ करके हमारे युवाओं को उपेक्षित करने का काम कर रहे हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, और जिस प्रकार से नवीन केडिया जी ने भी बात रखी और मैं भी बात रखता हूं उसको, भाई आप कहते हो कि हम बाहर के नहीं लगा रहे हैं, कुछ प्रवक्ता कहते हैं इस बात को भी, भाई हम मांग रहे हैं आपने जितनी भी नौकरियां दी है ग्रुप ए और बी की, उन नौकरियों का विद एड्रेस एक श्वेत पत्र जारी कर दो। आपके दर्शकों को मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, वैसे तो सभी को पता होता है, सरकार श्वेत पत्र व्हाइट पेपर एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें जो लिखा जाता है उसके लिए सरकार जिम्मेवार होती है कि उसमें कोई गलत सूचना नहीं दी जाएगी। वही मांग आप भी उठा रहे हैं, इनेलो की भी वही मांग है, कांग्रेस की भी वही मांग है। अभी मैं ऐसा पत्र देने में आखिर सरकार को ठीक है विजेंद्र जी, सुदेश जी, क्या आप भी इसी पॉइंट पर हैं कि अब समय आ चुका है और इस पर जवाब देना चाहिए? युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, क्या आप लोगों को भी, क्योंकि प्रदर्शन में आप लोग भी विपक्ष की भूमिका में हैं, आप लोग भी आवाज उठा रहे हैं इस मुद्दे पर? सुदेश जी, सवाल मेरा आपसे है। दीपिका जी, सबसे पहले आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और सभी पैनल में बैठे साथियों को मेरी नमस्कार। दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा कि जिस प्रदेश के युवाओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया प्रदेश में, आज वही युवा रोड पर है। मैं सबसे पहले तो ये कहता हूं कि चाहे कांग्रेस, चाहे जननायक जनता पार्टी, चाहे इनेलो, हम तो राजनीतिक पार्टी है, हमारे पर तो भाजपा दंश कर सकती है, लेकिन महीनों से जो युवा सड़कों पर बैठा है उसके लिए भाजपा का क्या कहना है? क्या वो अपने घर बार छोड़कर आज धूप में सड़कों पर बैठा है, एचपीएससी ऑफिस के बाहर बैठा है, जहां उसने पढ़ाई लिखाई करके पेपर देने चाहिए, आज वो सड़क पर है? क्या भाजपा का इसके पास कोई जवाब है? एक सबसे महत्वपूर्ण मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, साइकोलॉजिकल असिस्टेंट प्रोफेसर की 400 पोस्ट निकाली गई, 400 पोस्ट में से मात्र 3 पोस्ट क्वालिफाइड हुई, 397 डिसक्वालिफाइड हो गई। क्या भाजपा सरकार या एचपीएससी के चेयरमैन ये बता सकते हैं कि 1% रिजल्ट किस क्राइटेरिया के आधार पर निकाला गया? या तो भाजपा और एचपीएससी के चेयरपर्सन ये साबित करना चाहते हैं, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, प्रदेश के युवा ने तो अप्लाई करा, देश के युवाओं ने अप्लाई करा, क्या 99% युवाओं को नाकाबिलियत और नाकारा साबित करने की ये पहल है क्या? क्या देश के युवा को डीमोटिवेट करने की पहल है क्या? क्या 1% का रिजल्ट किसी तरीके से जस्टिफाइड किया जा सकता है क्या? और जब सरकार बनती है तो सरकार प्रदेश में दावे करती है कि हमने इतनी नौकरियां निकाली,
सारे ढोल पिटवाती है, न्यूज चैनलों में चलवाती है, वाहवाही लूटती है कि देखो हमने कितनी नौकरियां और कितने अवसर दिए रोजगार के, लेकिन वो ये बताना तो भूल जाती है कि हमने 90% तो पोस्ट को फिल ही नहीं करा, सिर्फ 10% क्वालिफाइड को पोस्ट देनी पड़ी, 90% तो रह गई। क्या प्रदेश या कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई भी डिपार्टमेंट जहां पोस्ट खाली है, क्या वो चलेगा? इससे प्रदेश की प्रगति होगी? जहां 100 पोस्ट की बात की जाती है और 90 दी जाती है, 10 पोस्ट पे तालियां बजवाई जाती हैं, ये कौन सी दोहरी राजनीति है भाजपा की? क्या भाजपा इस पे जवाब देगी? अगर किस क्राइटेरिया पे इनकी पेपर प्रिपरेशन हो रही है, उसकी स्क्रीनिंग किस क्राइटेरिया पे हो रही है, इंटरव्यू किस क्राइटेरिया पे हो रहा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? आज भाजपा और एचपीएससी को जननायक जनता पार्टी की तरफ से खुला चैलेंज है, आप इसकी पारदर्शिता कीजिए, आप इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। अगर ट्रांसपेरेंसी के अंदर इनकी पोल ना खुल गई, भाजपा सरकार की और एचपीसीए के चेयरमैन की पोल ना खुल गई, दीपिका जी इस न्यूज चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जहां सजा दोगे वहां खड़े होने को तैयार होंगे। इन्होंने इस चीज को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ इन्होंने बाहर के लोगों से खर्ची लेनी है और पर्ची हरियाणा प्रदेश में देनी है। हरियाणा प्रदेश का युवा फौज के अंदर भर्ती करेंगे, गोली खाने के लिए सरहद पर भेजेंगे, लेकिन जब रोजगार की बात आएगी, अफसर बनने की बात आएगी, तो हरियाणा के युवा को नकार दिया जाएगा। आज हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार होने के कारण रशिया की आर्मी में भर्ती होने के लिए मजबूरी में जाता है, और वहां से जब यहाँ पर शहीद होकर आता है तो उसे कोई भारतीय सेना या भारतीय सेना जैसा कोई सम्मान नहीं दिया गया। क्या ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं है क्या? आज तक हमने कभी सुना था हरियाणा प्रदेश का युवा किसी बाहर की कंट्री में जाकर और किसी दूसरी कंट्री के लिए शहीद होकर वापसी आ रहा है और जिसको किसी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जा रहा? क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए? क्या मुद्दे पर रहिए प्लीज। चलिए ठीक है, बिल्कुल मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है इसमें। सपरा जी, रोजगार ही मुद्दा है और एचपीएससी रोजगार की बात है। मैं रोजगार की बात करूं, बिना रोजगार प्रदेश का जो युवा है वो बाहर जाने को मजबूर हुआ पड़ा है। आप तो मुद्दे की बात करते हैं। चलिए मुद्दे पर ही जवाब ले लेते हैं ना। ठीक है सुदेश जी, आपने भी अपने पॉइंट रख दिए, वैलिड पॉइंट रखे, सभी प्रवक्ताओं ने रख दिए हैं। अब सत्ता पक्ष का इस पर क्या कहना ये भी जानते हैं। सुभाष जी, सीधा टू द पॉइंट आप जवाब दीजिएगा, ना इधर की बात करनी है ना एकदम टॉपिक पर रहकर सीधा आप ये जवाब दीजिए कि जो विपक्ष है वो मांग कर रहा है, चाहे इनेलो की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, श्वेत पत्र जारी करने के लिए पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, और कोई भी ऐसा संस्थान, जब हम किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो वो उस स्टेट के लिए सबसे बड़ा कमीशन होता है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जब उसी संस्थान पर सवाल उठें तो वाजिब है कि कहीं ना कहीं मन में संशय जरूर आता है। तो ये स्थिति क्यों आन पड़ी कि एचपीएससी सवालों के घेरे में आ गया और इतने लंबे समय से सवालों के घेरे में है? सभी को नमस्कार। अब देखिए, विपक्ष जो है, इनेलो पार्टी 2004 के बाद से 22 साल से बेरोजगार है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पिछले 12 साल से बेरोजगार है। ये मुद्दा आप मुझे रोक रहे थे सपरा जी, ये मुद्दा है। अब आप प्लीज आप बीच में बिल्कुल चुप रहिए, आप बिल्कुल चुप रहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं बेरोजगार शब्द बोला ना, बेरोजगार बोला या नहीं बोला? बात शुरू होने जैसे मैंने कहा, सुभाष जी आप सीधा जवाब दीजिएगा। इनका जो एक एमएलए था उचारा में पता नहीं कितने वोट दिया, मतलब इनका ये ऐसे मत करिए, सबको बराबर का समय मिलना चाहिए। आप माइक बंद कर दो। हाँ, मुझे जवाब देने दो। आप माइक बंद कर दो। इस तरह की भाषा का, हाँ बिल्कुल माइक बंद करो। विदेशों में मैंने रोका, सत्ता में आते हो और बात करते हो। इनका माइक बंद कीजिए, अब इनका माइक बंद करो। आप हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। एक मिनट नवीन जी, सुदेश जी, एक मिनट सुभाष जी, एक मिनट सभी लोग एक एक पॉइंट सुन लीजिए। जिसको अगर कोई काउंटर देना है तो आप लोग मैं पूरा समय दूंगी। बात शुरू हो रही है, मैंने शुरू में ही कहा है कि आप टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा। सुभाष जी, यहाँ पर ये नहीं सुनना, नवीन जी एक मिनट रुकिए। यहाँ ये नहीं सुनना है हमें कि कांग्रेस ने क्या काम किया है, इनेलो ने क्या काम किया है। उन्होंने जो काम किया है उसका रिजल्ट उन्हें जनता ने दे दिया है। सत्ता में आज आप हैं तो आज आप अपने कामों की बात करेंगे। आप आरोपों से शुरू ना करें, आप सीधा जवाब दीजिए जो मैंने आपसे सवाल किया है। मुझे अफसोस ये है जिनके बड़े बड़े नेता भर्ती घोटालों में जेल में रहे हों और वो ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए, मैं एचपीएससी पे आता हूँ, सीधा एचपीएससी पे आता हूँ।
ये कह रहे हैं हमारे जो विपक्ष के जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ जो है ना नौकरी बाहरियों को दी जा रही है। ये मेरे सामने एक बड़ा न्यूज़पेपर, ये विधानसभा में बड़ा मामला उछला था, ये विधानसभा में, जिसमें कांग्रेस जो है काम रोक को प्रस्ताव लाई थी और फिर वॉकआउट कर गई। इसी तरह से इनेलो के भी एक दो साथी थे, उन्होंने भी शोर मचाया था वहां पे। ये मेरे सामने न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, ये सभी न्यूज़पेपर में छपा हुआ था, क्योंकि जब मामला बहुत उछला हुआ था तो एचपीएससी को उनका जो रिसोर्स पर्सन है प्रवक्ता के रूप में उन्होंने बयान दिया था, सब न्यूज़पेपर में आया हुआ। और ये मेरे सामने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, राष्ट्रीय पेपर है 13/2/26 का। उन्होंने ये लिखा हुआ है, एचपीएससी ने 2 साल में 4437 पदों पर भर्ती की। ये है क्लास ए और क्लास बी, यानी क्लास 1 क्लास 2 जो एचपीएससी करती है। 4437, इनमें से 494 पर दूसरे राज्यों के युवा नौकरी लगे। 494 यानी 11% बनता है, 11.13%। और ये शोर मचा रहे हैं आंतरिक बाहरी। व्हाट इज दिस है? ये मुकेश आहूजा जी जो वहां के जो रिसोर्स पर्सन हैं, जो सचिव हैं, उनका ये कहना है। और उन्होंने ये भी दे रखा है किस राज्य के कितने लगे हुए हैं, मतलब जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उसके भी लगे हुए हैं। इसमें पंजाब के भी हैं, इसमें दिल्ली का भी है, इसमें तेलंगाना का भी है, इसमें आंध्र प्रदेश का भी है, इसमें झारखंड का भी है, इसमें हिमाचल प्रदेश का भी है। और ये शोर मचा रहे अंदर और बाहर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए साथ साथ 2014 से पहले किस तरह से पर्चियां खर्चियां चलती थी, ये सबको पता है। 2014 के बाद आप सुनिए, आप उससे पहले 100 नंबर का इंटरव्यू होता था, कोई रिटर्न टेस्ट भी नहीं होता था। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मनोहर लाल जी हमारे सीएम साहब बने, और उसके बाद अब नायर सिंह सैनी जी हैं। तो वही बिल्कुल बिना पर्ची बिना खर्चियों के आधार पर जो हमने क्राइटेरिया फिक्स किया, निर्धारित किया एज पर यूजीसी गाइडलाइंस 2000 जो है, उसमें एचपीएससी ने अब इसमें जो है ना एक मतलब पहले लिया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट, 100 नंबर का होता है। उसमें आपको मिनिमम 25% नंबर चाहिए, 100 में से 25। वो होता है ओएमआर शीट पर, यानी जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जो उसमें हम 4 गुना बच्चे बुलाते हैं, 4 गुना बच्चे जो है ना कैंडिडेट्स पास होते हैं। दे विल कॉल फॉर नॉलेज टेस्ट। उसके बाद फिर नॉलेज टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट में 15 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का होता है। उसमें हमने मिनिमम पास परसेंटेज रखी है 35%। 150 में से 35%, इट इज नियरली 44-45 नंबर बनते हैं। ये जो 35% है, क्या बच्चे जो पास नहीं हो पाते तो हाउ कैन दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू? आप ये बताइए। अब 10वीं या 12वीं का जो बच्चा, अगर उसको पास मार्क्स चाहिए, मिनिमम 33% होता है। अगर आपको बीए बीकॉम बीएससी पास करनी है, मिनिमम 35% होता है। और एचपीएससी ने तो 35% रखा है मिनिमम क्राइटेरिया। और यही मिनिमम क्राइटेरिया पहले हरियाणा सिविल सर्विस और एलाइड के लिए 45% फिक्स किया था कांग्रेस सरकार ने 2008 में। एक चीज बताइए सुभाष जी, मैं यहीं पर रोकूंगी। आप जो बोल रहे हैं ना, मैं समझा दीजिए ना, आप अपनी बात को सुन लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने जो क्राइटेरिया बताया कि 35% का क्राइटेरिया हमने रखा है, अच्छी बात है, आप लोग योग्य युवाओं को चयन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास तो यहीं पर देखने को मिलेगा कि आपने कहा 35% का क्राइटेरिया अगर कोई पूरा नहीं कर पा रहा है तो लाजमी की बात है कि अगले स्टेप में वो नहीं जाएगा। सवाल तो यहाँ पर फिर आपकी ही शिक्षा व्यवस्था पर उठेंगे ना कि पूरे हरियाणा में क्या आपको इतने युवा नहीं मिल पा रहे हैं जो 35% ला पाए, इस प्रोसेस को पूरा कर पाए, नेक्स्ट स्टेप में जा पाए? देखो, इट्स ए टाइम ऑफ कंपटीशन। बच्चे पूरे इंडिया से आते हैं। आज आप हरियाणा की पॉपुलेशन का रेशो पूरे इंडिया की रेशो मिला लो भाई, व्हाट इज द परसेंटेज? अब बच्चे पूरे इंडिया से आ रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में क्या बच्चे अच्छे नहीं है क्या? आप ये बताइए ना। अब ये तो है नहीं कि हमने भर्तियां करनी है 2014 से पहले। इसका ये मतलब नहीं है, इसका तो ये मतलब नहीं हुआ ना कि ठीक है हर एक स्टेट में अगर कोई यूपी का है तो वो एमपी पीसीएस में भी एग्जाम देता है, हरियाणा पीसीएस में भी एग्जाम देता है। इससे किसी बच्चे को कोई रोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है ना कि, और बड़ी विडंबना है कि जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, जिस राज्य का वो एग्जाम है स्टेट पीसीएस है, वहां से कंपैरिजन में जो बच्चे हैं उनकी ही संख्या कम है। हेलो, क्या बोला? दोबारा बोलिए प्लीज। आप ये बताइए कि जो चयन पर सवाल उठ रहे हैं
सिलेक्शन रेट पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये तो बड़ी विडंबना वाली बात हो गई ना कि उसी स्टेट का अगर पीसीएस हो रहा है तो वहां पर नंबर जो ऑफ स्टूडेंट जो सिलेक्शन रेट है वो उस राज्य का ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए, वाजिब सवाल है या नहीं? नहीं, राज्य का ज्यादा क्यों होना चाहिए आप ये बताइए। क्या बच्चे दूसरी स्टेट्स में अच्छे बच्चे नहीं? मैं टीचर रहा हूँ, मैं टीचर प्रोफेसर हूँ 35 साल से और आज भी प्रोफेसर हूँ। मुझे इनका हर चीज का पता है और मैंने इन्हीं बच्चों को, ये जो एस्पायरेंट्स हैं, जो बच्चे वहां पे धरना भी देते हैं, मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ, उनको रिप्रेजेंट भी करता रहा हूँ। टाइम टू टाइम सीएम साहब से, शिक्षा मंत्री से, HPSC चेयरमैन से मिलता रहा हूँ। उनकी जो भी समस्या आती है आई नो ईच एंड एवरीथिंग। अब दूसरी स्टेट्स में क्या बच्चे अच्छे नहीं है? हरियाणा से अच्छे नहीं मिलेंगे क्या? अब ये बताइए आप। मतलब देयर इज नॉट डिस्पैरिटी। हमारे हरियाणा वाले बच्चे दिल्ली में जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे जाते हैं। हरियाणा वाले बच्चे पंजाब में जाते हैं, हरियाणा वाले बच्चे हरियाणा वाले पंजाबी यूनिवर्सिटी में है, हरियाणा वाले बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हर जगह बच्चे। आप प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए मिस्टर नवीन कुमार, बीच में मत बोलो। अब मैं चुप हो जाऊंगा, मैडम जब आपको बोलेंगे आप पूरा बोल लेना। अब बीच में मत बोलिए। अब मैडम जो भी प्रश्न पूछेंगी मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं, आप कुछ भी पूछ लो आप, बिल्कुल ही। तो ये जो क्राइटेरिया है, उसके बाद 12.5 नंबर का इंटरव्यू रखा है, जो पहले 100 नंबर का इंटरव्यू होता था जब पर्चियां खर्चे चलती थी। ऐसे बयान नहीं देते कप्तान अजय सिंह जी। 20% मुझे नौकरी। एक बड़ी खबर आ रही, पहले दर्शकों को बड़ी जानकारी दे देते हैं। बल्लभगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर जाजरू के 8 पंचों का सामूहिक इस्तीफा सामने आया। सभी ने बीडीपीओ को अपना इस्तीफा सौंपा है। सरपंच अजय डागर के खिलाफ पंचों ने मोर्चा खोल दिया है। 8 पंचों ने सरपंच पर मनमानी के आरोप लगाए हैं और इसी के बाद पंचों ने इस्तीफा दिया है। पंचों का आरोप है कि बिना सहमति के फैसले लिए जाते हैं। बीडीपीओ ने सरपंच के कामों की जांच का आश्वासन दिया है। तो देखिए, बल्लभगढ़ के गांव जाजरू के 8 पंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सरपंच अजय डागर की कारगुजारियों के चलते पंचों ने लिखित में इस्तीफा दिया, जिससे सरपंच सवालों के घेरे में आ गए हैं। पंचों ने आरोप लगाया है कि सरपंच उनकी सहमति के बिना पंचायत के सभी फैसले लेते हैं। नाराज पंचों ने अपना लिखित इस्तीफा दिया है बल्लभगढ़ के बीडीपीओ को। पंचों ने सरपंच पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीडीपीओ ने पूरे प्रकरण की जांच कराने के आश्वासन दिए हैं। तो देखिए, एक साथ 8 पंचों ने इस्तीफा दिया है। बीडीपीओ को ये इस्तीफा सौंपा गया है। सरपंच के खिलाफ कारगुजारियां और जो रवैया है, जो जिससे परेशान होकर पंचों ने ये फैसला लिया, मनमानी के आरोप लगाए। पंचायत जाजरू के कुछ पंच लगभग 8 आज कार्यालय में आकर अपना एक डॉक्यूमेंट दे के गए हैं। सरपंच के विरुद्ध उन्होंने कुछ तनख्वाह और कामों के लिए आरोप लगाए हैं। इसकी हम जांच करा रहे हैं जल्द ही कमेटी गठन करके। और जो कह रहे हैं कि हमें पंचायत की कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं, इसकी भी हम दोनों तरफ से ओरिजिनल रिकॉर्ड तलब करके मधुबन सेल की सैंपलिंग करा लेते हैं। हस्ताक्षरों की जाँच जल्दी इसका नतीजा सामने आ जाएगा। इसकी हम रिकॉर्ड अनुसार अभी आरोप हैं, इनकी एक बार तस्दीक कर लेते हैं। इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगा। आरोपों की एक बार पुष्टिकरण की गलती हुई तो इसकी सूचना ऊपर दी जाएगी। चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। नवीन केडिया जी, सरकार का और बीजेपी प्रवक्ता जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी पक्ष यही है कि पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां की जा रही हैं, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जो आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, इसे तो सीधा सीधा बेबुनियाद करार रही है सरकार। देखिएगा दीपिका जी, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक काम है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो ताकि वो सच में बदल जाए। बच्चे जो वहां बैठे हैं धरने पर, वो पागल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बच्चों की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस आवाज उठा रही है तो वो भी पागल है। इंडियन नेशनल लोकदल वहां बच्चों के साथ जाके खड़े होकर के प्रदर्शन कर रही है तो वो भी पागल है। जेजेपी अगर कोई बात कर रही है तो वो भी पागल है। इसका मतलब केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी डॉक्टर सुभाष जी ही शाणी हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमने तो सिंपल सी बात चल रही है कि आपने 12 साल राज किया है। 12 साल में ए और बी कैटेगरी की जितनी भर्तियां की हैं, उन भर्तियों का श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। हम माफी मांग लेंगे इस चैनल पर अगर
झूठ बोल रहे हैं तो आप अब वो घुमा फिरा करके उसके बयान सरकार के बयान दिखाओ ना, सबकी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। हम क्यों बोल रहे हैं, हमारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बच्चों में जो है विश्वास पैदा हुआ, जो हाई कोर्ट बार बार एचपीएससी की भर्तियों पर टिप्पणियां कर रही हैं, आपके पेपर लीक हो रहे हैं, वो सब, इसका मतलब वो सब सिस्टम ठीक चल रहा है, आपका कोई विरोध नहीं है। आप क्यों नहीं निष्पक्ष जांच करवाते किसी पेपर लीक के मामले की या किसी भर्ती के घोटाले के मामले की? क्यों नहीं उसकी आप किसी हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में इंक्वायरी करवाते? आप बात करते हो भी इनकी सरकार में ये होता था, अगर हमने कोई माड़े कर्म करे होंगे तो 12 साल हो गए। तुमने अच्छे कर्म करे तो अच्छे कर्म करके दिखाओ ना, एक श्वेत पत्र जारी करो ना। और जो तुम सरकार में अपने कह रहे हो ना, पिछली सरकार तो थी आपकी जेजेपी के सहयोग से, आप जिस नेता का नाम लिया था भर्ती घोटाले का, वो नेता का बेटा आपका डिप्टी सीएम था। नंबर एक बात। दूसरी बात आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी से बनी हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन के सहयोग से बनी हुई सरकार है। 1% वोट कम आया हमें, और अगर वो भी चोरी ना की होती तो सरकार में हम ही थे, आप नहीं थे। तो ये बड़ा बड़ा घमंड की बात ना करें, अहंकार की बात ना करें। चलो जैसे भी आप आए हो, आपको सत्ता, आप आए हो, जो जीते वो सिकंदर, आप सिकंदर हो, लेकिन सिकंदर का मतलब इतना अहंकार मत लाओ। श्वेत पत्र जारी करके हमारा मुंह बंद कर दो ना, कौन रोकता है तुम्हें? क्यों ऐसे बहमे करते हो? आप बात करो अपनी सीधी और सीधी स्पष्ट प्रोफेसरों वाली बात करो ना। आप अपनी बात को रखो, हमें बड़ी खुशी होगी। हम आपके इसी चैनल के माध्यम से सो रिवील करेंगे अगर हमारी बात झूठी हुई तो। हमारे पास कोई डाटा, हमने तो एक आकलन है, डाटा तो आपके पास है, सारे का सारा पेश कर दो पब्लिक के अंदर। 12 साल में अभी आपके सपना जी, आपके आने से पहले हमारी अभी सारा डाटा इन्होंने रखा था यहाँ भी। 48 में से 19 पोस्टें, 7 में से 4 पोस्टें, ठीक है जी। 77 में से केवल 70 बार के 22 बिजली बोर्ड में एसडीओ लगाए आपने। 10 में से 9 पंजाबी टीचर बाहर के आपके। आपको क्या क्या दिखाएं? ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए और श्वेत पत्र लेके आइए। अगर हम झूठे हुए तो रिवील करेंगे। आप श्वेत पत्र ले आइए। ठीक है। सुदेश जी, आज जेजेपी आवाज उठा रही है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि लंबे समय तक आपने भी सरकार चलाई है बीजेपी के साथ। क्या आपको तब नहीं लगा कि सवालों के घेरे में एचपीएससी का भी रवैया रहा है? दीपिका जी देखिए, जेजेपी ने बिल्कुल बीजेपी के सहयोगी के रूप में सरकार चलाई है। हमारे पास जो मंत्रालय थे उसके ऊपर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत ही मजबूत डिसीजन लिए हैं और बहुत ही मजबूत कार्य किया है। और गठबंधन जो है वो समय की मांग रहती है, और हर स्टेट में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में कई पार्टियों का गठबंधन रहा है। ये एक रूटीन राजनीति का प्रोसेस है। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, पीछे 2 पार्टियों के प्रवक्ताओं ने कहा नौकरी देकर अगर हम जेल गए हैं तो हम 100 बार जेल जाने के लिए तैयार है और हमें अभिमान है हमारे नेता पर। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। रिजर्वेशन, अगर जरूर जो बात चली थी इस इलेक्शन को लेके, आज हरियाणा के अंदर जो एससी है, बीसी है, वो जरूरी नहीं किसी दूसरे प्रदेश के अंदर भी एससी बीसी में काउंट होगा। आज अगर आप यहाँ के एससी बीसी को अगर नौकरी के लिए नहीं आप मौका देते, वो बाहर जाकर किस तरीके से कंपटीशन में आएगा अगर अपने प्रदेश के सरकार ही उन्हें मौका नहीं देती। उन्होंने अगला पॉइंट ये रखा, कई ऐसे प्रदेश हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु या और भी ऐसे प्रदेश हैं जिसके अंदर वहां पर पहले उनकी फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना पड़ता है। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर अदर स्टेट के बच्चे यहाँ का पेपर दे रहे हैं, कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि उनके लिए कोई ऐसा हो जो हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे को वहां जाकर वहां की लोकल लैंग्वेज का पेपर क्लियर करना पड़ता है? हरियाणा प्रदेश ने इसके लिए क्या स्टेप लिया है? अगला पॉइंट था कि स्क्रीनिंग और जो पूरा प्रोसेस बता रहे थे, इंटरव्यू, सिलेक्शन, स्क्रीनिंग का लेकर, अगर इतना ही निष्पक्ष है, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूं कि इसको आप ट्रांसपेरेंट करके सार्वजनिक कर दीजिए, पब्लिक कर दीजिए। अगर आपको इतना ही अपनी सरकार पर, अपने एचपीएससी चेयरमैन पर भरोसा है, अगर इतनी निष्पक्ष भर्ती है तो कोर्ट ने 613 एचपीएससी की भर्तियों पर स्टे क्यों लगाया है? कोर्ट को क्यों इंटरफेयर करना पड़ा अगर आप निष्पक्ष हैं? आपने यूजीसी की बात करी, यूजीसी के ही नियमों को डाइल्यूट करके भर्ती की गई, जिसपे हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, पंजाब एंड हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है इस चीज पर। आप कैसे कह सकते हैं कि यूजीसी के नियमों का पालन किया गया है?
अगला आपने कहा कि पेपर युवाओं का, मुझे आज भी याद है 5 से 5-6 महीने पहले जब धरने पर बैठे थे, मैं भी वहां गया था और मैं टीवी चैनल पर तब भी ये कहा था, युवाओं की तरफ एक ही आवाज है कि जो पेपर बनाया गया है, जो पेपर की प्रिपरेशन है, 80% पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस है। तो आप आउट ऑफ सिलेबस पेपर देंगे, बच्चों से पेपर करवाएंगे, 400 में से 3 क्वालिफाइड होंगे। ये तो मैंने सिर्फ साइकोलॉजिकल असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करी, आप आंकड़े गिनवा रहे थे, आंकड़े मैं गिनवाता हूं आपको। इंजीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर 613 में से मात्र 151 जॉब दी, मैथमेटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर 163 में से मात्र 17 दी। आपने 80% जो नहीं दिया, या आपने पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाया, जिससे मैं तो प्रदेश के युवाओं की नहीं, मैं तो पूरे देश के युवाओं की बात करता हूं कि कोई क्वालिफाइड ही ना कर सके और युवा जो है डिमोटिवेट हो जाए, रोड पर आने को मजबूर हो जाए। रोड पर आने से भी पीछे भी एक प्रवक्ता ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जो एक ये पूरा प्रोपोगंडा तैयार करके 8 मिलियन का इंस्टा बनाया, युवाओं ने आज साबित कर दिया 15 मिलियन में उसको पार करके आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को चुनौती दे दी है युवा ने। आपकी जो सरकार बनी है, मैं आपको खुले शब्दों में कहता हूं, सिर्फ ईडी के दबाव, सीबीआई के दबाव, इलेक्शन कमीशन के दबाव से बनी है। जनता की आवाज ने क्रोकरोच के सोशल मीडिया पर बता दिया कि आपकी सरकार नहीं है। क्योंकि अगर कोई इसके पीछे, आप कहते हैं राजनीतिक, दीपिका जी एक मिनट, अगर ये कहते हैं इसके पीछे राजनीतिक दल है, अगर राजनीतिक दल होता तो क्या वो अपनी खुद की इतनी फैन फॉलोइंग ना बना लेता? ये युवा है, जो युवा की आवाज है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है। ठीक है सुदेशी। विजेंद्र जी, श्वेत पत्र जारी करने की बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जो मानक होते हैं, हमने वो मानक तय किए हैं और हरियाणा के युवा उन तय मानकों को ही नहीं पार कर पा रहे हैं, तो कैसे सिलेक्शन होगा? फिर हाईकोर्ट क्यों इनके मानकों को चैलेंज करती है? का काम क्या, सरकार को ये दिखाने का, आईना दिखाने का काम किया। जो 613 इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर थे, उनमें से इन्होंने मात्र 151 को इनरोल किया और उसको भी हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, उसको रद्द कर दिया, भर्ती को ही रद्द कर दिया और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया कि जो आपने प्रोसेस अडॉप्ट किया दैट इज टोटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एक तानाशाही का प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया जो एसकेटी लेकर के। हाई कोर्ट ने ये कह दिया, इसके बावजूद भी इनकी तो वही बात है कि हमारी मुर्गी की तो 3 टांग है। भाई ये बात नहीं चला करती थी, जो सच्ची बात है वही चलनी चाहिए। दूसरी बात, सप्रा जी, आपने कहा कि आप काफी 35 साल से एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। मैं 40 साल से एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूं और अभी मैं अपने स्कूल का प्रिंसिपल भी हूं, एट प्रेजेंट प्रिंसिपल हूं। सप्रा जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए, देखिए आप प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, मैं आपकी विद्वता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं, लेकिन क्या आप इस बात को नहीं जानते हो, पेपर सेटर यदि इस प्रकार का पेपर सेट कर दे तो 0% भी रिजल्ट आ सकता है। मैं पेपर सेट करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं, जिसके लिए पेपर सेट करना हो वो पास करके दिखा दो मेरे को। वो पेपर सेटिंग का जो मूल मंत्र है। विजेंद्र जी, इसलिए मैं आप ही सबके सवाल जो हैं उनके जवाब बहुत शॉर्ट में सुभाष जी दे दीजिएगा कि अगर किसी भी स्टेट कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता के उद्देश्य से ही उस स्टेट पीसीएस का गठन किया गया होता है, लेकिन बड़ी विडंबना और दयनीय स्थिति हो जाती है कि उस राज्य के युवाओं के लिए ऐसा क्राइटेरिया सेट किया गया है कि वो उस पर सफल ही नहीं हो पा रहे हैं, उसे पास ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको बताया जो स्क्रीनिंग है उसमें 25% मार्क्स रखे हुए हैं और 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं उसमें, 100 में से 25, और फिर जितने भी बच्चे उसमें आ रहे हैं तो 4 गुना बच्चे नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। नॉलेज टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथियों को भी नहीं पता होगा और मैंने भी लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है। नॉलेज टेस्ट में जो डिस्क्रिप्टिव होता है सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं और 15 क्वेश्चन को 15 एग्जामिनर मतलब चेक करते हैं। 15 क्वेश्चन को 15 एग्जामिनर, पारदर्शिता के लिए, क्योंकि ओएमआर को चेक करना बड़ा आसान होता है। एक सब्जेक्टिव अगर आप पेपर किसी डिफरेंट टीचर्स को देते हो ना तो उसके नंबर वो डिफरेंट देगा, ये हर क्वेश्चन पे डिफरेंट 1-2 नंबर का हेर फेर। आप प्लीज अब आप चुप रहिए, विद्वान है आप चुप रहिए ना, मैं आपको बता दूं। आप भी ये बताना ऐसा पहले कभी किस पेपर में ऐसा हुआ और आपने सुना, मुझे लास्ट में मेरे जवाब के बाद आप जरूर बताना रेडू साहब। मतलब हर क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन पहला ही एग्जामिनर चेक करेगा, यानी 15 के 15। जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरा ही चेक करेगा,
ये मतलब इतनी पारदर्शिता, भाई किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो। ठीक है सर, माफी के साथ रोकूंगी क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार एचपीएससी की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर हरियाणा के युवाओं का भविष्य किस दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।